अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में एक तो ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर सर उठाती है इसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरा ईरानियन जो डेवलपिंग सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है उसमें आज एक बहुत ही इस कौम का बहादुर बेटा है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। प्रोग्राम के आगाज़ में एक ऑपरेशन हुआ है सरारोगा के इलाके में, जिसमें खारजी फितना उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और 11 दहशतगर्द जो हैं उनके जहन्नम वासिल किया गया। काफ़ी सारे उसमें ज़ख्मी भी हैं। और भारतीय स्पोर्ट जो टीटीपी को और बीएलए को हासिल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अब ये उनका बेहतरीन हथियार ये है कि वो टीटीपी और बीएलए को फ़ंड करते हैं, उनको असला देते हैं और पाकिस्तानी इलाकों में हमला करवाते हैं। आज से चंद साल पहले जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर हुआ था। बालाकोट के अंदर इन्होंने स्ट्राइक्स की थी। उसके जवाब में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने इनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई की तो अपने जहाज़ भी 2 इन्होंने तबाह करवाए और इनका पायलट भी पाकिस्तानी इलाके में अभिनंदन पकड़ा गया। अभिनंदन जब पकड़ा गया तो जिस इलाके में वो गिरा था मुकामी अवाम ने उन्होंने देख लिया था कि ऊपर वो डॉग फाइट्स हुई हैं और ये पाकिस्तानी इलाके के अंदर भारतीय जहाज़ आया है और उसी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया अभिनंदन को। वो पुरानी फुटेजेस समा के पास, बल्कि शायद एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं उस सारे इवेंट की। हमारे वहाँ जो रिपोर्टर और कैमरामैन थे उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, कैप्चर किया हुआ पूरे इवेंट को कि मुकामी लोगों ने कैसे उसको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। वहाँ हमारी फ़ौज के उस वक्त के कैप्टन और अब मेजर मोइज़ अब्बास शहीद, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उस वक्त ये कैप्टन थे पाकिस्तानी आर्मी में। और अभिनंदन को जैसे ही लोगों ने मारना शुरू किया और पाकिस्तानी फ़ोर्स के ये जवान जब आगे आए तो उन्होंने देखा कि यूनिफॉर्म में पाकिस्तानी फ़ौज का कैप्टन है, तो उसने फ़ौरन शोर मचाया है कि मैं अभिनंदन हूँ। अपना उसने यूनिफॉर्म और रैंक का नंबर बोला और बताया कि मैं इंडियन एयरफोर्स से हूँ, तो मुझे बचाओ। तो फिर इस नौजवान ने, इस कैप्टन ने, यंग कैप्टन ने उस हजूम से, उसको जो मारने पे दरपे था, उसकी जान बचाई, उसको रेस्क्यू करवाया और फिर पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले किया, जिसने बाद में एक हुकूमत का फ़ैसला था कि उसको भारत के हवाले कर दिया जाए खैर सगाली के तौर पर, एज ए गुडविल जेस्चर, क्योंकि ये प्रिजनर था, जंग के दौरान उसको पकड़ा गया था, तो एज ए गुडविल जेस्चर उसको भारत के हवाले कर दिया गया। ये इस कौम का बहादुर बेटा आज के इस वाक़े में जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ था उसमें शहीद हो गया। उसके साथ मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद के साथ दूसरे शहीद हुए हैं वो लांस नाइक जबरानुल्लाह शहीद हैं। दोनों यंग हैं। मेजर मोइज़ की एज अभी 37 ईयर है। 2 इनके बेटे हैं। लांस नाइक साहब के 3 बेटे हैं। तो अल्लाह पाक इनकी फ़ैमिली के लिए भी आसानियाँ पैदा करे और दोनों शहदा के लिए इनके दर्जात बुलंद फरमाए। सलाम है हर उस पाकिस्तानी कौम के बेटे के ऊपर जो वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है। सबको सलाम है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो सीज़ फायर है, जो ट्रंप ने इसराइल और ईरान दोनों को आमादा किया। उनका कहना यह है कि दोनों ने मुझे अप्रोच किया, दोनों ने मेरे से रब्ता किया और मैंने दोनों को कहा कि जंग बंदी कर दो। कल रात जो ईरान ने कतर के अंदर एक अमेरिकी बेस के ऊपर हमला किया, उसके मतलब अब तकरीबन ये कन्फर्म है कि उस हमले से पहले ईरान ने अमेरिका को इतला दे दी थी। और विटकॉफ जो इनके मिडल ईस्ट के नुमाइंदे हैं अमेरिका के, विटकॉफ उस वक्त ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में थे, तो वहाँ से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उन्होंने वो मिसाइल मार गिराए, कुछ हुआ नहीं। इनके ईरान के जनरल सुलेमानी की जब शहादत हुई तो जनरल सुलेमानी की शहादत के बाद भी ईरान ने रिटेलिएट किया था इसी तरीके से, और उसके मतलब भी बाद में इतला यही थी कि ईरानियन अथॉरिटीज़ ने अमेरिका को इतला दे दी थी कि हम रिटेलिएशन में हिट करेंगे, और वो आम तौर पर खाली जगहों को ही हिट किया गया था। बदला लिया गया था लेकिन एस्केलेशन नहीं हुई, किसी को शहीद नहीं किया गया या दूसरी तरफ से मारा नहीं गया, और कतरी साइड से भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो एक ऐसी डेवलपमेंट थी जो गुज़श्ता रात ये लगता था कि ईरान ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। एक तरफ इराक़ के अंदर अमरीकी बेस पे हमला किया है, दूसरी तरफ कतर के अंदर अमरीकी बेस के ऊपर हमला किया, और अब अमरीका जवाबी हमला करेगा तो बड़ी तादाद में ईरानियन मुसलमान जो हमारे भाई हैं उनकी शहादत हो जाएगी। लेकिन वो मामला अल्टीमेटली कुछ और निकलता नज़र आया है। वो मामला कुछ ऐसा है कि रिप्रोचमेंट हुई है, कुछ ऐसी आपस में बिहाइंड द सीन बातचीत हुई है जिसके नतीजे में एस्केलेशन होने की बजाय सीज़ फायर हो गई है। और अभी एक और जो अचंबा शायद दुनिया को आइंदा आने वाले दिनों में हो, उसके मतलब कंफर्म अभी इतलात नहीं है। जो सबसे बड़ी ईरानियन फैसिलिटी जिसके मतलब कहा जाता था कि जो एनरिचमेंट है 60% लेवल तक ईरान वहाँ ले गया है, वो फर्दो वाली फैसिलिटी थी, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी, जिसके लिए अमेरिका B-2 बॉम्बर्स लेकर आया और 30,000 पाउंड वजनी उसने बम उसके ऊपर गिराए। 14
बम टोटल उन्होंने गिराए हैं फरदो के ऊपर, इस्फहान के ऊपर और नेतंज वाली फैसिलिटी के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शक था कि एडवांस लेवल है वो फरदो वाली फैसिलिटी के ऊपर था। लेकिन उसके ऊपर बम गिराने के बाद उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला। जैसे इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने गए थे, वहाँ से कुछ नहीं निकला। तो रिपोर्ट्स ये हैं इंटरनेशनली कि 400 किलोग्राम के करीब एनरिच यूरेनियम, जिसका लेवल 60% से कम था। आम तौर पर अगर आपको क्रूड बम भी बनाना हो न्यूक्लियर तो 80% प्लस एनरिचमेंट चाहिए होती है, और जो इफ़ेक्टिवली मॉडर्न वॉर हेड्स हैं वो 90% प्लस एनरिचमेंट लेवल जब आप अटेन करते हैं उसके ऊपर जाके बनते हैं। तो ईरान के पास डिवाइस अपनी तो नहीं थी। अगर किसी ने, नॉर्थ कोरिया ने या किसी और ने, जैसे एक रूसी साबिक सदर ने कहा है कि इनको बहुत से मुल्क डिवाइस दे भी सकते हैं, वो वाली सूरत हाल हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अपनी उनके पास नहीं थी। तो जो 400 केजीज़ उन्होंने एनरिच किया भी हुआ था 60% पे, वो भी फर्दो वाली फैसिलिटी में कहीं दस्तयाब नहीं था, वो वहाँ से रिमूव कर चुके थे। तो ये ओवरऑल सिनारियो है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान है, वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा आसिफ दुरानी साहब, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद। मुस्तफ़ा साहब, आपसे पहले ये खारजी फितने के ऊपर सवाल कर लूँ। ये एक नया वॉरफेयर के टैक्टिक्स हैं। इंडिया ने एक तो हमला किया, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से वो टीटीपी को और बीएलए को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करता है, और ये अब तो इंडिया कर रहा है। इससे पहले यही काम, मुझे तो शक है कि ये अमेरिका अफ़गानिस्तान के रास्ते, जब वो दाइश वाले पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर बिल्डअप शुरू हो गया था, तो उसमें CIA के अशीरबाद भी शामिल थी, टीटीपी के बाज़ ग्रुपों को भी उनकी अशीरबाद शामिल थी। तो हमें किसी ने काबू करना हो तो अब वो इन ग्रुपों को काबू कर लेते हैं, वो इनको पैसा देते हैं, असला देते हैं, अमरीकी असला इन सब के पास, वो आते हैं और हमलावर हो जाते हैं। जी शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपने हमारे नौजवान बच्चों की, बहादुर अफसरों की, सिपाहियों की तस्वीर दिखाई। मेजर मोइज़ का आपने शहीद का जिक्र किया, मेजर मोइज़ और लांस नाइक जुबरान जी, और उनकी वीडियो भी दिखाई। तो हमें अपने जवानों की शहादतों पर फ़ख्र है जी। इन्हीं की वजह से हम पाकिस्तान को जो ख़तरात हैं, दहशतगर्दी से जो ख़तरात हैं, महफूज बनाने में हमारे इन शोहदा का बड़ा किरदार है। अपने खून के ज़रिए ये इन लोगों से लड़ते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 20-22 सालों में जब से पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू हुई है, उसमें कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि जहाँ पर हमारे जवान, हमारी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस हो चाहे फ़ौज हो, कि वो एक कदम भी वो पीछे हटे हों। हमेशा उन्होंने आगे बढ़कर इस मामले में अपना किरदार अदा किया। जहाँ तक ओवरऑल दहशतगर्दी के इशू का ताल्लुक है, तो इनकी टीटीपी हो या BLA हो, इनकी जो एसोसिएशन है गैर मुल्की फंडिंग की, वो तो बहुत पुरानी है। ये गन्स फॉर हायर है। इनको जो मर्जी है इस्तेमाल करना चाहे वो पैसे लगाए और इस्तेमाल करे। और इस ज़िमन में मलिक साहब, जो ओवरऑल आज के दिन की जो एक एनवायरनमेंट बन गई है ना इस दुनिया की, कि जिसमें पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो कॉन्स्ट्रक्ट था वो अब ख़त्म हो चुका है। जो एक लिप सर्विस भी की जाती थी ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक़ की गुफ्तगू, गाज़ा में जो जेनोसाइड हमने लाइव जेनोसाइड अपने फ़ोन्स पर, स्क्रीन्स पर देखा है, उसके बाद तो कोई मॉरल हाई ग्राउंड भी वेस्ट के पास नहीं रह गया, और ना ही ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो या ह्यूमन राइट्स लॉ हो या दीगर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हो, उनकी कोई वक़्त रह गई है। ये मुसलमानों को ये एहसास दिलाया गया है कि तुम सेकंड क्लास सिटीजन, क्या थर्ड क्लास सिटीजन भी नहीं हो, तुम्हारी तो जान की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। जिस तरीके से अभी एड जहां पे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, वहां पर इजराइल जो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, शहीद कर रहा है, इसकी मिसाल हमने कहां पर दुनिया में देखी? नागजीन कैंप, हॉस्पिटल जी, और एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, उनके ऊपर अटैक, और फिर उसके अलावा जो गाजा को मलबे का ढेर बना दिया है। तो हम तो एक ज़माने में ये सोचा करते थे कि यार कि एक ये इंटरनेशनल कॉन्स्ट्रक्ट मौजूद है, एक ऑर्डर मौजूद है, उसके अंदर ये चीज़ें हैं। लेकिन अब हम भी जब गैर मुल्की सुफरा से इस्लामाबाद के अंदर मिलते हैं, तो अब उन्हें हम ये ज़रूर ये बात कहते हैं कि जनाब, वो वक्त गया कि जब आपके पास एक मॉरल हाई ग्राउंड था हमें लेक्चर देने का, अब आपके पास कोई नहीं रहा। 2002 में आपने अफगानिस्तान की इन्वेजन की, फिर उसके बाद आपने इराक में इन्वेजन की और लाखों मुसलमान वहां पर शहीद हो गए। फिर आपने उसके बाद लिबिया के साथ क्या किया? अब इजराइल, जो सीरिया, यमन के लातादाद मुल्कों के अंदर को अगर आप रफली कैलकुलेट करें, तो मेरे अंदाजे से तो 50 लाख से ऊपर मुसलमान शहीद हो चुका है पिछले इन 20 सालों में, और करोड़ों के हिसाब से बेघर हो गए।
तो हमें तो अपनी हकीकत पता चल गई है कि आपने ये जो ढोंग रचाया हुआ था कि ये ढोंग था क्या और इस ढोंग के मकासद क्या थे। तो इस एनवायरनमेंट में मलिक साहब अब दुनिया चली गई है उस जानिब के जहां पर ये बड़े भद्दे तरीके से आश्कार हो गया है हम पर कि माइट इज राइट, कि जिसके पास ताकत है वो उस ताकत का चाहे जिस तरीके से इस्तेमाल करे उसे पूछने वाला कोई नहीं है। और इन हालात में सिर्फ वो ममालिक सर्वाइव कर सकेंगे, बच सकेंगे कि जिनके पास कुछ अपने बचाव का कोई तरीकाकार होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ये जो एक न्यूक्लियर हमारी ताकत है, इसकी वजह से कोई हमारी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस का उन्हें पता है। लेकिन जिन मुल्कों के पास नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है? ये पूरे जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो खेल रचाया गया, जो ईरान के साथ हुआ, सिर्फ इसलिए कि जी कि अगर आपके पास वो ताकत नहीं है तो हम आपके साथ जो मर्जी कर गुजरेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। और इस एनवायरनमेंट में जहां पे इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स कर चुका हो, ये टीटीपी हो, बीएलए हो, इनको जो मर्जी है पैसे लगाए और इनसे जो मर्जी है काम आप करा लें। तो हमें शामिल कर लें। आसिफ साहब, ये बड़ा एक सीरियस मैटर है, ये जो पाकिस्तानी इलाकों के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, फंडिंग इसकी इंडिया करता है या अमेरिकन CIA करती है। मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं कि CIA ने दाइश को पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर रीग्रुप करने के लिए और TTP को जो असला मिला और जो पैसा मिला उसके अंदर एक रोल है। जो पाकिस्तानी बाज़ बेसिस पे अटैक हुए थे जिसमें वो आइज़ ऑन द स्काइज़, वो जो कहते थे ना इनका सर्विलेंस के जहाज़ सारे उड़ा दो, कहीं PC-3 ओरियन पे अटैक हुआ, कहीं वैक्स पे अटैक हुआ, तो मेरे उसके ऊपर शदीद किस्म के इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसके पीछे सिर्फ इंडिया नहीं था, उसके पीछे हमारे ये अमरीकी भाई CIA वगैरह इनका भी रोल था। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? जी थैंक यू मलिक साहब। मेरे ख्याल में जब आप ये टेररिज्म की बात करोगे तो उसमें जब तक लोकल सपोर्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो TTP के कॉन्टेक्स्ट में तो मेरा हमेशा से ये आई हैव मेंटेन कि यू हैव टू एम्पावर द पीपल ऑफ द एरिया, और जब आप पॉलिटिकल ओनरशिप लेंगे तो इनका आप कला कमल कर सकते। ये इंडिया जो है वो ज़रूर करेगा और कर रहा है, आज का नहीं कर रहा है, जब से TTP वजूद में आया ये थ्रू अफगान प्रॉक्सीज उनको हेल्प करते रहे। इसी तरह BLA तो ब्लेटेंट तरीके से इंडिया से ले रहा है, वो तो कोई छुपाते भी नहीं है। BLA के जो अपने जो कारकुनान हैं वो भी अलान कहते हैं कि उन्होंने इंडिया से ट्रेनिंग भी हासिल की और इंडिया से वो पैसा भी ले रहे हैं। ये है उसका जो बेहतरीन तरीका है वो पॉलिटिकल ओनरशिप का है। और ताकि अब ये बताइए कि ये आपकी जो MNAs हैं, MPAs हैं, जो जिस इलाके से इलेक्ट हुए हैं, उनका क्या रोल है? They are holed up in their houses. They don't go to their constituencies. तो ये इसलिए इसके लिए आपको you have to go back to the drawing board, और इसको आपका कला कमा उस वक्त होगा जब लोग साथ होंगे। ठीक है, उनका हाल है, वो उसका कैटलिस्ट का काम करते हैं, जलती हुए तेल का काम करते हैं इंडिया। अमेरिका की जहाँ तक आपकी बात है तो अमेरिका के साथ तो जो है उनका वो अफगानिस्तान के अंदर उनका जो मतमा नज़र था वो हल हो गया। उन्होंने तालिबान को डिपोज कर दिया, उसके बाद तालिबान जो है उन्होंने स्ट्रगल की, तो नतीजा क्या निकला? इट वाज अ फेलियर पॉलिसी। अमेरिका ने तालिबान से इक़्तिदार छीन के 20 साल बाद तालिबान के हवाले कर दिया, तो ये सूरत हाल थी, तो उसका फेलियर था। लेकिन साथ में वी आर लेफ्ट हियर टू क्लियर द मार्क। ये हमें गन जो है वो साफ करना पड़ रहा है। इट विल टेक अ व्हाइल, लेकिन मैं इसमें नाउमीद नहीं हूँ। चाहे BLA हो या ये TTP हो, इनका जो है कला कमा हो सकता है, और इसके लिए जो है बस एक यकसुई चाहिए। यू हैव टू परसिवियर, और ये इसका हल बिल्कुल मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। दानियाल चौधरी साहब भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये जो अभी एक अटैक हुआ है आज, उसका हम जिक्र कर रहे हैं, फिर ईरानियन वाले इशू पे आते हैं। उसमें पाकिस्तानी फ़ौज के मेजर मोइज़ अब्बास शहीद और लांस नाइक जबरानुल्लाह शहीद, दो ने शहादत उठाई है, और ख़ारजी जो फितने के 11 दहशतगर्द थे उनको हलाक किया गया। ये मेजर मोइज़ अब्बास शहीद वही शख्स हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जिन्होंने अभिनंदन को पकड़ा भी था और उसको रेस्क्यू करवाया था उस हजूम से, जब आपने जहाज़ इंडिया के दो मार गिराए थे पुलवामा के बाद। तो मैं इस खारजी फितने का हल पूछ रहा हूँ कि बताइए कि ये TTP को, BLA को हमने कैसे काबू करना है, इसके मतलब क्या स्ट्रेटजी? जी भाई, बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे थे कि हमारे बड़े प्यारे और दिलेर अफसर थे, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ था और अभी ही वाज स्टेइंग देयर। और हमारे इस तरह के कितने जवान जो हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए जान देते हैं,
और जान देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर और झंडे के ऊपर, ना वो तनख्वाह के ऊपर ना किसी और चीज़ के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए, इस मुल्क के लिए। तो इनको जब सबसे ज़्यादा जब अफसोसनाक बात ये होती है कि जब ये शहीद होते हैं और हमारे इलाकों में या ऐसे पाकिस्तान के लोग जो हैं जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं या इनके ख़िलाफ़ जो शहीद के खिलाफ कोई नहीं आवाज़ उठाता, जो BLA के लोग, जो BLA वगैरह जो भी, और फिर हमारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं या हमारे लोग उनके साथ आवाज़ उठाते हैं, वो पाकिस्तान ने एक लाइन ड्रॉ की कि वो चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जो हमारे शोधाओं का मजाक उड़ाएगा, जो हमारे शोधाओं के मुजस्मे जलाएगा, जो मतलब टू एक्सटेंट वेयर जब जो उनके साथ जो हमारे शोधाओं को मारने वाले हैं उनके साथ खड़ा होगा, तो दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ अस, दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और इंशाल्लाह हमने इस वॉर एंड टेरर में पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, माओं ने अपने बच्चे शहीद किए हैं, और वो दिलेर माएँ जिन्होंने आगे अपनी एक पूरी जनरेशन, हमारे यहाँ बड़े अफवाज थे कि 2007-8 में तकरीबन 9000 से प्लस लोग जो हैं उन्होंने शहादतें नोश की इसी वॉर और टेरर में। ये जंग जो थी हमारे ऊपर मुसल्लत की गई और इंशाल्लाह ये पूरी कौम एक होकर इसको जीतेगी भी, लड़ेगी। दानिया साहब, अभी ईरानियन सिचुएशन देखते हुए और ख़ास तौर पर इंडिया का एक हमला तो आपने पसपा कर दिया, लेकिन कोई पता नहीं है उसका कि दूसरा हमला वो दोबारा करे। मुझे तो शक है कि वो करेगा। अब मैं उसको अपने तरीके से देखता हूँ। मुझे शक है कि ज़ख़्म खोरदा वो सांप है जिसने दोबारा आपको डसने की कोशिश करनी है। यू शुड बी रेडी फॉर दैट। तो उसमें TTP और BLAs, इनको ये जो हार्डकोर टेररिस्ट है उनको वक्त पे एलिमिनेट करना ज़रूरी है, और जो मेन स्ट्रीम हो सकता है उसको मेन स्ट्रीम करें, लेकिन जो दहशतगर्द है, जो खारजी फितना है सही मानों में, जिसने ये हमारे बेटे 2 शहीद किए हैं, उसको तो आपको एलिमिनेट करना, उसको करिए। जो देखें बड़ी क्लियर एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, और जो नासिम साहब इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर ऑन दैट, कि जो हमारे बच्चों को मारता है, जो हमारे बच्चों की जान लेता है, इनको शहीद करता है, मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, उनकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। और टू ऑल एक्सटेंट्स जो हमारी अफवाज हैं, हमारे जवान हैं, उनके साथ लड़ कर उनको एलिमिनेट करेंगे, और इंशाअल्लाह ये मुल्क जो है इसने पहले भी हम ये जंग जीते हैं और अब आगे भी जीतेंगे। और जिस तरह आपने कहा कि इंडिया का जो वो है भूत है, वो इट इज़ देयर, वो ज़ख्मी है, उन्होंने मार खाई हुई है, और वो हर वो कोशिश करेंगे, वो बैक स्टैप करें, कहाँ से आएँ कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के लोग रेडी हैं, इंशाल्लाह इसको उससे तगड़ा जवाब देंगे। और वो लोग जो पाकिस्तान में घुस कर BLA के नाम शक्ल पे या और तंजीमों के शक्ल के ऊपर जो इसका एक लिबास ओढ़ कर हमले करते हैं, उनके लिए अब आगे कोई जगह नहीं होगी इंशाअल्लाह। मुस्तफा साहब, जो ईरान में जो कुछ हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो लगता था कि ये जंग फैलाव की तरफ जा रही, इराक के ऊपर बेस पे हमला हो गया, कतर वाली बेस, अमेरिकन बेस के ऊपर इतला हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, विटकॉफ राब्ते में था, पता था उनको कि ये मिसाइल आने, और ज़्यादा हवा में गिरा दिया उन्होंने। तो ये आप इसका तज्जिया कैसे करेंगे? मलिक साहब, पिछले 2 सालों में जो इज़राइल ने किया ईरान के असर व रसूख को, उसने ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया पूरी रीजन में। सिस्टमेटिकली हमास, हिजबुल्लाह, फिर उसके बाद सीरिया, तो जहाँ जहाँ पर ईरान का असर व रसूख था और उन्हें ये ख़तरा था कि यहाँ से कोई रेजिस्टेंस आ सकती है, उन्होंने पहले उन सब को न्यूट्रलाइज़ किया, और न्यूट्रलाइज़ करते करते फिर इवेंचुअल जो प्राइम टारगेट था ईरान, वो उस तक पहुँच गए। लेकिन जो उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे, पहला जो उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो ये कि ईरान को 60% तक ये पहुँचा हुआ है, हमने इसकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना है, इसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ने देना। अभी तक हमारे सामने कोई क्लैरिटी नहीं है कि बंकर बस्टर्स जो अमेरिका ने इस्तेमाल किए उसके बाद कितना डैमेज हुआ है उनकी साइट्स को। अगर साइट्स डैमेज हो भी गई हैं तो वो यूरेनियम किधर गया, उसके बारे में अभी तक अमेरिकन भी क्लैरिटी नहीं दे सके। वो भी कहते हैं कि हमें वक्त लगेगा ये जानने में कि कितना डैमेज हुआ है। और दूसरा उनका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो रिजीम चेंज। तो रिजीम चेंज भी वो नहीं कर पाए। खिलाफ तवक्को उनका ये ख्याल था कि शायद ईरान बिखर जाएगा, लोग रिजीम से तंग हैं, वो वहाँ पर एक फॉरेन इन्वेजन को वेलकम करेंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ। अमेरिकी हमले के बाद, इसराइली हमले के बाद, बल्कि वो लोग इकट्ठे हो गए, जो आयतुल्लाह के खिलाफ भी थे वो भी इकट्ठे हो गए। मोमेंटरली उन्होंने अपने सब इख्तलाफात भुला दिए। और फिर एक और जो उनके साथ सामने फिर प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि अगर उन्होंने रिजीम चेंज करना है तो फिर उसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड करने भी जरूरी थे।
अफगानिस्तान की मैं आपको मिसाल देता हूं कि वहां पर करजई साहब की जब हुकूमत थी या अशरफ गनी साहब की जो जब हुकूमत थी, तो जितना अरसा 1.5-2 लाख अमेरिका की फौज वहां पर रही, उतनी देर तक तो उनकी हुकूमत कायम रही। बट दे गेन नथिंग। 1.5 लाख रखे भी उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। तो वो जो सस्टेनेबिलिटी थी रिजीम चेंज के बाद एक प्रॉक्सी रिजीम को वहां पर सेटल करने की, वो तो बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। और अमेरिका कमिट करने के लिए तैयार नहीं था। वो 2 दहाइयों वाली जंगों निकले हैं, बड़े ब्रूज्ड हैं, उनके अपने मुल्क के अंदर बड़े सवालात हैं। और इजराइलीज फ्रैंकली आई थिंक दे डिडंट हैव द स्टमक फॉर इट कि हम अपने फौजी वहां पर उतारे और एक रिजीम चेंज को तो ये मेरे ख्याल से ये अपने जो उनको ऑब्जेक्टिव्स थे, अभी तक मुझे तो कोई ऐसी क्लैरिटी नजर नहीं आ रही कि वो अचीव करने में कामयाब हुए। रिजीम चेंज में भी फेल हो गए और न्यूक्लियर का अभी तक देयर इज नो क्लैरिटी। अच्छा, एक ब्रेक करीब आ गया आसिफ दुरानी साहब, ब्रेक से बाद आपसे भी पूछूंगा कि इस जंग के मकासद क्या थे, क्या हासिल हुआ और क्या नाकामी हुई। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आसिफ दुरानी साहब, जो ईरान वाला मामला है, क्या ये आप समझें कि वो जो जंग वंग के 12 दिन थे वो गुजर गए, या ईरान ने इसमें क्या खोया क्या पाया, इसराइल करने क्या आया था और क्या लेकर गया? मेरे ख्याल में तो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन जो है वो हुई है, ईरान में भी हुई है, इसराइल में है, अगरचे उसका प्रोपोर्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन बहरहाल जो इसराइल अपने अहदाफ चाह रहा था उनको हासिल नहीं हुए। अमेरिका ये समझता है कि उन्होंने जो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया, ये उनकी गलती है। और जिस यूरेनियम की हम बात कर रहे हैं 60% फॉर्डो के अंदर, वो बात ये कि ईरानियंस आर नॉट सो नाइव कि वो इस मटेरियल को जानते बूझते कि उस पर हमला होना था, वो उसको वहीं रहने देते। और उससे बढ़कर बात यह है, जो अमेरिका ने हमला किया ये भी इनफैक्ट IAEA के उसूलों की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि IAEA रिस्पॉन्सिबल है ये नातांस, फर्दो और इस्फहान की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए, प्लस वो शहर में उनका जो न्यूक्लियर प्लांट है उधर भी वो है। तो इसलिए और फिर कि IAEA की जो सेफ गार्ड्स के अंडर ईरान कैसे अपना जो है वो डेडिकेटेड प्रोग्राम जो है वो शुरू करता है या वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम करता है, ये सारी बहाने जैसे खोकर साहब ने दुरानी साहब, लेकिन IAEA से तो वो जो राफेल है उसने बड़ा वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनके पास एक डिवाइस है, वो ट्रांसपेरेंसी उनकी रिपोर्टिंग में नहीं थी, सिर्फ उसके ऊपर हमने कंसर्न दिया था। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ, अपने एटमी हथियार की तरफ नहीं जा रहा, ये तो उसने कुछ 3-4 दफ़ा दोहरा के कहा, लेकिन अमेरिका ने फिर भी हमला किया। और नेतन्याहू तो पिछले 30 सालों से पूरी वेस्ट को कायल कर रहा है कि इसके पास न्यूक्लियर हथियार है, वो कहीं निकला तो है नहीं। ये एक बहाना था ना, इट वॉज अ रूस टू प्रेशराइज ईरान, अपने जो उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर्स था उसका मुजाहरा करना था, वो उन्होंने कर दिया है, लेकिन उसके हदफ तो हासिल नहीं हुए। लेकिन दुरानी साहब, इससे लेसन क्या मिलता है? वो आए हैं, उठे हैं और मार के चले गए हैं, तो ये तो कल किसी और मुल्क के साथ भी लेसन यही है कि आप अपने आप दुनिया को भी तो सोचना चाहिए। लेसन यही है कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं, आप किसी और पे जो है रिलाई न करें, डिपेंड न करें, आपको अपने आप को खुद ही आपने अपने पैरों पे खड़ा होना, सबसे बड़ा लेसन यही है। आप किसी के उस पर नहीं, जैसे अमेरिका आप वो ताकत है तो इसका मतलब ये है कि सारे उसके अम्ब्रेला के अंदर आ जाते हैं, तो आपको भी खुद वो एक अम्ब्रेला बनाना है, अपने आप को बनाना। वो उसके लिए वो कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, ना आपके लिए जो है वो कोई लड़ाई लड़के देगा। तो ईरान को भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, उनमें रेजिलेंस है, उन्होंने किया। और मेरे ख्याल में ये है कि डैमेज हुआ है। और वो जो इंटरनल रिवॉर्ड की बात कर रहे थे, ईरान के अंदर सिमरिंग वो डिसेंट तो है, लेकिन वो अभी उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है कि वो क्लर्जी को एक थ्रेट कर सके। और उनके जो ईरानियन अपोजिशन बाहर बैठी हुई है वो इस काबिल नहीं है अभी, हालांकि तकरीबन 9 मिलियन ईरानियंस जो हैं वो बाहर बैठे हैं, उनमें 1.5 मिलियन अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी ऐसी कोई ख़ास करामात नहीं दिखाई कि वो जिसके तहत वो ईरान को एक अल्टरनेटिव दे सकें। इस वक्त देयर इज़ अ लैक ऑफ अल्टरनेटिव, और चूँकि ईरानियंस मैच्योर लोग हैं, 97% लिटरेसी रेट है उनको, वो इसलिए वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं लाना चाहते कि जिससे
बाद में उनको पछताना पड़े। उन्होंने शाह को डिपोज किया था, तो उसके बाद कि उनके वो लेसन भी उनके सामने है, तो लिहाजा जब आप उनकी बहस में शामिल होते हैं तो ये चीज़ें सामने आती हैं कि उन्होंने इस इनकलाब में लेसन लर्न किया है, और वो लेसन लर्न ये किया है कि देयर हैज़ टू बी अ वायबल अल्टरनेटिव। राइट नाउ दैट इज़ मिसिंग। जी। अच्छा दानियाल साहब, जो पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की, इन लोगों को अपने मुस्तकबिल के ऊपर गौर करना पड़ेगा। आज ईरान के ऊपर हमला हुआ है तो शायद ये बाकी 2-3 ही मुल्क पीछे रह गए हैं। पहले आप पूरी फहरिस्त गिनना शुरू करें, सीरिया, लीबिया, यमन, कोई बचा नहीं है जिसके ऊपर कहीं अरब स्प्रिंग आ गई है तो कहीं जमहूरियत बहाल करने चले गए। बेड़ा गर्क कर दिया इन मुल्कों का उन्होंने। तो हम 3 मुल्कों को कोई मिल के आपस में सिक्योरिटी के ऊपर बात करनी पड़ेगी, टर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। नदीम साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह आपके इज़राइल के इर्द गिर्द जितने भी मुस्लिम ममालिक थे उनको स्टेप बाय स्टेप किसी को क्या वजह बनाया, किसी को क्या बनाया, आपने क्या हाल किया। वो सदाम की गवर्नमेंट हो, हुस्न मुबारक की हो, किसी और की हो, वो फॉल ऑफ आप आइदर एनी ऑफ दीज कंट्रीज़ देख लें, उसके बाद इनकी मैशत उठ नहीं सकी और ना ये मुल्क उठ सके हैं। और इनकी कमज़ोरी और बेबसी का आलम यह है कि जब दिल किया उन मुल्कों ने आके इनको मारा और चले भी गए और ये कोई ख़ास जवाब नहीं दे सके। आपने जिनको आज हम जब ये देखते हैं जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो है ये कि माइट इज़ राइट जो आए। आज गज़ा की आवाज़ उठाने के लिए भी वो साथ ये बताते हैं कि गज़ा ने भी ये किया और हमने भी किया। क्या कंपैरिजन है दोनों मुल्कों का या दोनों उसका, लेकिन फिर भी देयर इज़ जस्टिफिकेशन टू इट। लेकिन जो इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, इसराइल ने उसको स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। ईरान के अंदर जो कुछ भी फैसिलिटी थी उन्होंने हमले किए और उसको तबाह कर दिया। सद्दाम हुसैन को कहते थे इसके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। वो अब टोनी ब्लेयर पब्लिकली माफ़ी मांगता है मिलियंस ऑफ लोगों को मरवाने के बाद, लेकिन मुल्क तो बर्बाद कर दिया ना उसने, इराक तो तबाह कर दिया। तो हम 3 मुल्कों को क्या करना चाहिए? देखें जी, ये हम बचपन में सुनते थे ना कि टुगेदर वी स्टैंड और अगर अलग होंगे तो विल फॉल। तो ये द ओनली वे या द ओनली सर्वाइवल, जो फिटेस्ट ऑफ ऑल की जो सर्वाइवल है ना, उसमें माइट इज़ राइट में अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें तरीक़ाकार यही है कि अगर हम जो है अपनी इन ममालिक के साथ मिलकर एक पॉलिसी वाइज इकट्ठे होकर चलें। इट्स नॉट ओनली अ मुस्लिम फ्रंट, रिगार्डलेस ऑफ दैट। इसमें चाइना है, इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है आपका रशिया है, आपका ऑटोमेटिकली इधर जो टर्क्स हैं उनकी एक हिस्ट्री है कि हम इकट्ठे होकर इस बेल्ट में अगर ये जो तसादम और जो चीज़ें हैं ये जो की जा रही हैं और जो ताकतवर मुल्क है वो जब भी दिल करे उठा के शुरू कर दे, तो अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो नो डाउट आई वुड 100% एग्री कि इस फहरिस्त में हम शायद तो चौथे नंबर पे आ जाएं, 5वें में आ जाएं, लेकिन हम आएंगे। और हमें जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है और इकनॉमिक वॉरफेयर्स अब शुरू हो गई हैं, आज से कुछ साल पहले ये हम सुनते थे कि जो अब जंगें हैं वो सिर्फ इकनॉमिक वॉरफेयर की हद तक रह जाएंगी, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर ये है। लेकिन पिछले 2 सालों ने ये तमाम नैरेटिव्स चीज़ें सब ख़त्म कर दिए और वही बात पे हम उधर ही आगे कि जो जिसके पास ताकत है, जिसके पास बाजू है, जो जवाब दे सकता है वही सर्वाइव कर सकता है और फिटेस्ट जो सर्वाइवर है वही रह सकता है, और जो कमज़ोर है उसको मारो भी और उसके बाद उससे सुलह भी कर लो। तो आई थिंक हमारी जो तो वो कहते हैं ना मारे भी और रोने भी ना, बिल्कुल वही जो अभी वार भी नहीं करना, जो वो नहीं करना। तो हमारी सर्वाइवल यही है कि हम इकट्ठे होके एक होके इसको आगे लेके चलाएं। ये मुस्तफा साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि चाइना, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया मिलके कुछ जॉइंट फ्रंट एक बनाएं? सिक्योरिटी अपनी तो इंश्योर करें, घर को बचाना ज़रूरी है, पहले ये सोचें कि अपना दिफा कैसे करना। मलिक साहब, इस सारी कॉन्वर्सेशन में आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो हमें जिन पे गौर करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उन ममालिक का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ले भी लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी पिछले 1.5 साल में 4 या 5 इस्लामी ममालिक थे जिनमें यूएई भी शामिल था, मराकश भी शामिल था, कि इब्राहिम एकॉर्ड्स की छतरी तले उन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज, बिल्कुल। तो और जिन मुल्कों ने रिकग्नाइज किया, क्या उन्होंने अलामतन इजराइल के सफ़ीर को एक्सपेल किया? कोई इजरायली जो उनके अंदर एम्बेसी थी उनके मुल्कों के अंदर, कि उसके किसी को एक्सपेल किया? नहीं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत आइडियलिस्टिकली तो एक बड़ी अच्छी बात लगती है जी कि इकट्ठे हो जाए, कोई किसी ने इकट्ठे, सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन जो 2-3 बाकी रह गए हैं उनको तो अपना दिफा करना पड़ेगा। अपने दिफा के लिए
अब मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरे नज़दीक तो ये है कि बम हासिल करो, जिसके पास बम होगा तो वो बच सकेगा। और दुनिया में न्यूक्लियर आर्म रेस इन्होंने शुरू करा दी है, उसके हम अभी असरात ना देखें, लेकिन लेसन फॉर द ईरानियंस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हु डोंट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब इज टू गेट वन, कि सिर्फ आपको न्यूक्लियर बम ही बचा सकता है, वरना तो आपको खा जाएंगे। ये मैसेज इस जंग ने दिया है, और पिछले 3-4 साल की जो जंगें हुई हैं ये उसका मॉरल है आपके सामने। तो इसमें मेरा ये ख्याल है मलिक साहब के हमें अपने लिमिटेशंस को सामने रखते हुए ये सोचना चाहिए कि हम मुस्लिम दुनिया में वाहिद न्यूक्लियर पावर है। हमें वो एक एज हासिल है कि हम उस तरह के खतरात हमारे साथ जो भी करेगा तो उसको पता है कि उन्होंने आगे से जवाब क्या देना है, और उस कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान और इंडिया और एनी अदर कंट्री, द होल वर्ल्ड विल सफर। अब तो इसके ऊपर बड़ी डेटा मौजूद है कि एक लिमिटेड वॉरफेयर भी अगर हो जाता है, स्मॉल न्यूक्लियर एक्सचेंज भी होता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, तो उसके वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। सो वो तो दुनिया को पता है, और हमसे कोई उस सिमत में हमें नहीं लेके जाएगा। हमें फोकस ये करना चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, तालीम को आम करें। देखिए, जब तक हम तालीम, साइंस, इन चीज़ों को, अब ये जो अमेरिका के जो जहाज थे जो आए इसराइल, कहाँ से उड़े? मिसूरी से उड़े और 11,000 मील का उन्होंने सफर तय किया, दरमियान रिफ्यूल भी उन्होंने हवा में किया, और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है कोई डिटेक्ट भी नहीं कर सकता। तो आप जब तक अपने आप को टेक्नोलॉजिकली बेहतर नहीं करेंगे, अपने अंदर तालीम और साइंस को आम नहीं करेंगे, उसका फरोग नहीं करेंगे, तब तक अपनी मैशत को मजबूत नहीं करेंगे, तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। दुरानी साहब, आप क्या सुजेस्ट करते हैं? क्योंकि मुसलमान दुनिया में ये 2-3 मुल्क जो हैं, मुझे तो लगता है कि इनका अगर आपस में इन्होंने कोई अरेंजमेंट ना किया विद द हेल्प ऑफ चाइना, तो फिर अपना नंबर जिसका भी लगेगा नंबर लगेगा आगे। ये नहीं हो सकता कि ना लगाएं। इसराइल और अमेरिका की पॉलिसियां दोनों की इसी सिमत में। देखिए, आपने अभी रिसेंटली इंडिया के साथ जो हमारा मामला हुआ, तो आपने अपने मसल्स तैयार किए हुए थे, तो आपने उनको जवाब दिया और दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया। ये आपकी बात सही है, हमें आपस में ताउन करना चाहिए, लेकिन मेरा फिर भी तकरार ये होगा कि हमें अपने ऊपर रिलाई करना चाहिए, किसी पे डिपेंड ना करें। और बाकी जो हमारे जिन ममालिक का आपने नाम लिया है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, ईरान भी उसमें आ सकता है। फिर ये आपको एक अगर रीजनल पॉलिसी आप इवॉल्व कर लें, जिसके अंदर चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान ये आ जाए, और उसमें सऊदी अरबिया अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। तो ये एक आप अगर स्ट्रॉन्ग रीजनल पॉलिसी आप बना सकते हैं, और रीजन में अगर ये एक चीज़ सामने आ सकती है, तो वो एक फॉर्मेडेबल अलायंस के तौर पर और फॉर्मेडेबल पावर के तौर पर सामने आ सकते हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं, क्यों नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं एक और कह दूं, हमें अपने मुल्क में जो तवज्जो देने की ज़रूरत है वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे है। अनफॉर्चुनेटली हम जो है अपने जीडीपी का सिर्फ जो है वो हार्डली 1.5% तालीम पे खर्च करते हैं। तालीम इज़ द लीस्ट प्रायोरिटी इन आवर कंट्री, और ये मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक नाइटमेयर साबित हो सकता है फ्यूचर में। हमें इस पे तवज्जो, हम जो है आधी रोटी खाएं, लेकिन तवज्जो जो है आप अपनी तालीम पे दें, तो तालीम आपको 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ज़्यादा पे बैक करता है अगर आपके पास तालीम याफ्ता लोग। बिल्कुल सही। एक लाइन में दानियाल साहब क्लोजिंग रिमार्क्स दे सकते हैं, बिल्कुल एंड हो गया टाइम। दानियाल साहब। जी मलिक साहब, जो कौमें जो हैं वो इकट्ठे होकर अपने मुल्क की दिफा करती हैं और चीज़ों मुल्क को आगे एक आवाज़ बनकर चलाती हैं, वही कौमें कामयाब रहती हैं, और वही कामयाब कौमें जो हैं आगे भी चलेंगी। अगर हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करेंगे इंटरनली भी मुल्क में भी, तो हम मुल्क को खोखला करेंगे और हमें फिर ये मार पड़ेगी। दानियाल चौधरी साहब, मुस्तफा राशिद दुरानी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।